रामो कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम राम, ये बंगाली में बोलते हैं और ये हिंदी में। लेकिन आप ये कैसे बोल दोगे कि माँ दुर्गा के पहले राम बोले? ये कोई लॉजिक तो है नहीं। हर एक की आस्था अपनी जगह है। बिल्कुल, मैं आपको तो बोलूंगा नहीं, जब आप बोलेंगे बोले सोनिहाल यहाँ हम चिपका सकते हैं क्या कुछ और चीज? सीधी सीधी बात, आस्था की बात है ना। अच्छा, यहाँ अगर मैं श्री राम को भी मानता हूँ और जब आप बोलेंगे तो मेरी भी आवाज से वही आ गई, क्योंकि मेरे भाई बोल रहे हैं, उनकी जागृति है, अंदर से निकला आवाज है, हमारी अस्मिता की बात है पहली बात। और फिर हमने बोला कि यार तुम थोड़ा सा समझ जाओ अब एक बात, कि चलो माना हिंदू खतरे में, मान ही लिया एक बार के लिए, 80 करोड़ हिंदू खतरे में आ गए। हम लोग साला एक ऐसे कौम है। सही है सर, उसको नहीं मैं बता खतरे में है बीजेपी से। नहीं मैं बता रहा खतरे में है। हूँ, सुनो उसके ऊपर आएंगे आप, उसके ऊपर आएंगे, अभी आगे की बात सुनिए, उसके ऊपर आएंगे हम लोग कि नहीं यार मान लिया हिंदू खतरे में, हम एक ऐसे कौम है जो शुरू से खतरे में ही है ना। हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। क्या है? खतरों के खिलाड़ी। तो हमने कहा कि चलो यार हिंदू खतरे में, मोदी जी, योगी जी और माननीय अमित शाह जी, तड़ीपार जी और अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, वो तो मिक्स हो गए हर चीज़ में। पहले आम आदमी में थे, अब इसमें थे, तो हम उनको मिश्रा जी नहीं मिक्स जी बोलते हैं। तो अब ये लोग हमें खतरे से बचाएंगे और हिंदू तो अब खतरे से बाहर निकलेगा। तो मैंने बोला 80 करोड़ यार, जब जीएसटी लागू हुआ हिंदुओं को थोड़ा डिबेट तो मिलना चाहिए था ना, रिबेट तो मिलना चाहिए था, थोड़ा डिस्काउंट है ना। वो जजिया टैक्स देते थे ना मुगल काल में, तो हम जीएसटी में से थोड़ा हमें डिस्काउंट दे दो यार, तो हिंदू खतरे से बाहर तो निकले। और जो डिमोनेटाइजेशन में जो काला धन वाली बातें हुई, 15 लाख छोड़ो यार, 1.5 लाख हिंदुओं को अकाउंट में भेज दो, कहीं तो हिंदू खतरे से बाहर आए। हिंदू आएगा कैसे खतरे में? तो मिश्रा जी हुआ तो कुछ नहीं। आपका पूरा जो टैक्स आज इंडिया में जाता है सबसे ज्यादा, भाई 80 करोड़ ही ज्यादा देते होंगे ना, बाकी के 55 करोड़ या 60 करोड़ तो कम ही देते होंगे, ज्यादा तो 80, क्योंकि 80 करोड़ की गिनती ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन की तो यकीन हम मानेंगे। तो वहाँ कपिल मिश्रा जी भागे, वहाँ बीजेपी के नेता भाग जाते हैं। तो हमें तब लगा कि नहीं, हिंदू अब खतरे से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। उस समय उन्होंने आपको देशद्रोही नहीं बोला? अरे देशद्रोही तो हम लोग पैदाइशी है, आप समझे। देखिए देशद्रोही का और बीजेपी का विरोधी हो देशद्रोही? नहीं, देशद्रोही होना तो गर्व की बात है। अब ये बात आज से नहीं, 2014 से आप समझ, जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि अच्छे दिन नहीं है, वो देशद्रोही है। हाँ, और जिस व्यक्ति ने ये कह दिया 15 लाख चाहिए, वो भी देशद्रोही है। सर गर्व से बोले हम देशद्रोही हैं। एक और यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपडेट करूँ, टू बी ऑन फॉरेन साइड। किसी भक्त से पूछ लिया कि जो पेट्रोल है यहाँ पे महंगा क्यों है, जैसे आपने अभी प्रश्न किया, नेपाल में सस्ता है, तो उसका जवाब ये था, कहता राफेल कहाँ से खरीदेंगे। उसका जवाब ये था, कहता पेट्रोल इसका क्या महंगा है कि बीजेपी, अब मोदी जो है वो राफेल लेके आए हैं। आपने टाटा स्काई का ऐड देखा होगा, झिंगा लाला हुर हुर, झिंगा लाला हुर हुर, ठीक है। मैंने एक वक्तव्य सुना था मोदी जी का। एक्चुअली हम लोग ना मोदी जी के बातों में बहुत आए, बहुत ज्यादा, और बेहतरीन स्पीकर तो वो है, और हम लोग भी जो आज बोल पा रहे हैं ना, ये मोदी जी की ही देन है। एक जगह तो उनको हम तारीफ दे ही देते हैं, तो हाँ एक जगह ही और जगह तो हम लेंगे ना, उनको हम यही लाएंगे, हमारे बीच ही लेंगे। चाय पे चर्चा उनके साथ करने वाले बहुत जल्द, 2022 में योगी जी के साथ और 2024 में मोदी जी के साथ। तो हमने बोला कि मोदी जी, बड़ा अच्छा सारा माहौल हम लोगों का चल रहा है, आप बहुत कुछ करने वाले हैं। ये रफाल और पेट्रोल, 30 रुपए का पेट्रोल पड़ता है हमें, 30 रुपए का पेट्रोल, और 60 रुपए का टैक्स लगता है। 30 रुपए के पेट्रोल पे 60 रुपए का टैक्स, और वो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बिल पे एमएसपी की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एक वक्तव्य में बीजेपी के नेता ने बोला था कि 60 साल कांग्रेस, अगर 60 साल हमें मिला होता तो, अगर 6.5 साल में ये हाल है ना, अगर 60 साल मिल गया होता, केले नहीं, केले का पत्ता लगा के और झिंगा लाला हुर करते हुए हम लोग घूम रहे होते इस टाइम, समझे ना, हम लोग टार्जन बन चुके होते। अब वो दिन दूर नहीं, अगर इनके ऊपर चले ना, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। आपने देखा नहीं, कोरोना के दौरान 5 टैक्स लगे, पॉल्यूशन टैक्स लगा दी, मास्क का टैक्स लगा दिया, ताजा तो एक और आ गया, नंबर प्लेट का टैक्स, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो भी कोरोना काल में। सबसे ज्यादा जो पैसा आया ना गवर्नमेंट के पास, वो आया इस कोरोना काल का। अभी तो एक और आया था, कहते मोदी जी ने बचा लिया, तो उन्होंने कोविड टैक्स नहीं लगाया, कहते
तो उसकी बारी भी आएगी ना, सच सुझा दिया सर। कोविड टैक्स करके और लगा देना। देखिए पेट्रोल पे कृषि टैक्स लग चुका है, 4% सेस लग चुका है। गाँव से लग चुका है। अच्छा 4%, वो कहते हैं हम पे लागू नहीं होगा। फैक्ट है, वो पेट्रोल पे लागू होगा, पेट्रोल तो हम पे लागू होगा। की कीमत बढ़ाए या ना बढ़ाए उनकी मर्जी। अब मोदी जी कहते वो कह रहे होल्ड कर दो। मैंने भाई को 2 लाख रुपए देने हैं, 20 दिन बाद का चेक दे दिया, चेक तो लगेगा ना, पैसे तो लेगा नहीं। ये होल्ड करने से क्या होगा? हम तो उनका मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, उनके मैनिफेस्टो के 5 कामों में सबसे पहला काम था चिकित्सा और शिक्षा। और आप बिलीव कीजिए उनकी गवर्नमेंट के आने के बाद, हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जुबानी बातें नहीं करते, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके आने के बाद 23 सरकारी कंपनी बिकी है, वो पूजनीय और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके 6.5 साल के कार्यकाल में आज तक एक भी सरकारी कारखाना नहीं लगा, वो पूजनीय और माननीय मोदी जी। ये हालात है। हाँ बिल्कुल। और पहली बार कोई सरकारी कंपनी अगर बिकी थी तो वो भी पूजनीय बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी आपको बता, मारुति का हुआ था ना डी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, मारुति का किया था ना, बंद किया था, मारुति का हुआ था। और अगर आपको अंधभक्तों को या अगर आपको किसी की भी गलतफहमी दूर करनी है ना, उसका एक सीधा तरीका आज आपको शेयर कर रहा हूँ, बहुत सीधा। मत बोलिए कि मोदी जी खराब है, बीजेपी खराब है, सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। BSNL में लाखों एम्प्लॉय, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल में लाखों एम्प्लॉय, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लाखों एम्प्लॉय, ONGC के लाखों एम्प्लॉय, इंडियन रेलवेज के लाखों एम्प्लॉय, NTPC के लाखों एम्प्लॉय, LIC के लाखों एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे भाई? हमारे परिवार का, हमारी रिश्तेदारी में कोई एक ना एक आदमी तो ऐसा होगा ना जो इन विभागों में होगा या नहीं होगा। इन्होंने बहुत तरीके से सब काम किया। मैंने क्वेश्चन उठाया था कि मोदी जी, ये तो खैर सारे पॉलिटिकल पार्टी से, इसमें मैं मोदी जी को अलग से नहीं बोलूंगा, इसमें तो कांग्रेस भी उतनी और अरविंद केजरीवाल भी उतने जिम्मेदार है कि आप लोग ईमानदारी के ऐसा कौन सा खड्डा खोदते हो भाई, जो आप लोग पेंशन लेते हैं 5 साल MLA बनने के। MLA बने तो 1 पेंशन, MP बन गए तो 2 और मिनिस्टर बन गए तो 3, 5 लाख तक तो पेंशन बन जाती है। और आपके सिक्योरिटी में CISF का जो कमांडो है, क्या ये बेईमान है जो अपना 30 साल देता है देश को, उसके बावजूद उसे पेंशन नहीं मिलता? तो अगर मोदी को उखाड़ना है ना और मोदी के सिस्टम से लड़ना है तो उसी के सिस्टम में हमें चलना है। उन्हीं की बातों से हम उनको हटा सकते हैं, अपनी बातों से नहीं हटा सकते। अगर आपने ट्रैक बदला वो आपको दिमाग ठिकाने लगा देंगे। सर पॉलिटिकल सिस्टम ये बदलना पड़ेगा, मोदी कांग्रेस मतलब नहीं, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए मेरे साथ तो एक बड़ी दिक्कत होती है, अच्छे लोग मेरे साथ तो एक बड़ी दिक्कत रहती है। मैं आपको बताऊं कि जो भी लोग मंच पे जब मुझे बुलाते हैं, चाहे कोई बढ़िया वाला नेताजी क्यों ना हो, तो मैं पहली बार उनको बोलता हूं मेरे को मंच पे मत बुलाइएगा ज्यादा, क्योंकि अगर आपकी गलती मिल गई ना तो पहले आप ही की कब्र खोदूंगा। आप कहते हैं कांग्रेस परिवारवाद है, आप कहते हैं समाजवादी परिवारवाद है, मैं हर उस संगठन को परिवारवाद मानता हूं जहां बाप नेता था तो बेटा भी उस नेतागिरी में टॉप नेता बन गया। मैं उस सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल। हमने एक सवाल गाजीपुर में भी पूछ लिया था कि किसी के पिताजी नेता थे, उनके दोनों बेटा भी नेता बन गए, तो बाकी लोग जो संगठन में थे उनको पद क्यों नहीं मिलता? यहाँ मेरी लड़ाई है। बिल्कुल सही। वही मौका कब मिलेगा? स्ट्रक्चर मौका तो तब मिलेगा ना जो लोग कार्यकर्ता होते हैं। जब तो मथुरा में मथुरा के आदमी को टिकट नहीं मिलता और हेमा मालिनी वहाँ की सांसद बनती है, बिल्कुल, जो कहती है कैंट का पानी सबसे शुद्ध पानी। अगर आपको मैं तो पूछता हूं उनसे, क्या तुम्हारे कार्यकर्ताओं में ईमानदारी नहीं है? आपने एक नया मशीन बनाया, नमो मशीन। क्या नाम है? नमो मशीन। कि कोई भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आइए मशीन में घुसिए, नहाइए और स्वच्छ भारत का स्वच्छ नागरिक बन जाइए। जो लोग तृणमूल कांग्रेस के इतने दिन के नेता थे, शुभेंदु अधिकारी में मिलकर आया उनसे भी, वो ज्वाइन किया है ना, और वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। शारदा घोटाले का मुख्य स्कैम मुकुल रॉय आज बीजेपी का प्रवक्ता है। वहां मोदी जी चुप है, लेकिन हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग अगर सोशल मीडिया में इसको कैंपेन करें ना, सोशल मीडिया में ही ताकत बची और कहीं ताकत अब नहीं बची। ये किसान आंदोलन कैसे जिंदा है? क्या लगता है आपको? मैं माइक में आकर बोलूंगा इसलिए जिंदा है? घंटा नहीं। ये केवल उन तमाम एक्टिविस्टों का, यूट्यूबर्स का देन है जिन्होंने रिस्क लेके जेल में जाने के बावजूद भी,
इस आंदोलन को अपने मंच से जाहिर किया है। और आज आपको बता दें, जनवरी महीने में 15,000 फेसबुक वालों को नोटिस भेजा गया है। 15,000 फेसबुक पेज वालों को नोटिस भेजा गया है। क्यों? क्योंकि अब फेसबुक का भी अलायंस हो रहा है अंबानी जी के साथ, हो चुका है। समझ रहे ना? इनका अटैक देखिए, टेक्नोलॉजी में भी प्राइवेटाइजेशन, कंट्री के रूल में भी प्राइवेटाइजेशन। एक बात बताइए, कोई भी देश मजबूत कब होता है? जब उसकी मैनेजमेंट सरकारी हो, बराबर। अगर आज मैक्स होटल हॉस्पिटल आप गए और 1.5 लाख रुपए कोरोना में इन्होंने मांग लिया रोज का। अरे जब कोरोना का इलाज ही नहीं हुआ था, तुम 1.5-2 लाख किस बात की दवाई ले रहे थे भाई? उस बेड का ले रहे थे, आईसीयू का, चेंबर का, किस बात का ले रहे थे? तो हम लोग एक अस्पताल से तो लड़ नहीं पाते। जब सब कुछ प्राइवेटाइज होगा, हम लड़ेंगे किससे? किससे लड़ेंगे? आप किसी मिल की जब बातें करते हैं तो धान खरीदते हैं ना प्राइवेट वाले, अगर वो चावल लाल कलर का हो गया, अमेरिका बोलेंगे हम तो नहीं खाएंगे, दिस इज रेड, एंड इंडियंस वांट टू बी व्हाइट, अमेरिकन दे वांट बी चेंजिंग इनटू रेड, बोलेगा तेरा चावल नहीं खरीदूंगा। तो अंबानी जी बोलेंगे, अडानी जी बोलेंगे, अरे यार तेरा चावल तो लाल है, मैंने देखा ही नहीं था, धान के अंदर लाल निकला, हमें तो नहीं चाहिए। अब वो किसान क्या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटेगा कि मेरा धान लाल कैसे हो गया? डीएम तक है सर, सुप्रीम कोर्ट तक तो है नहीं, डीएम तक है जी, सब डिविजनल अथॉरिटी तक है बस। आप मेरी बात समझे। तो इसका रीजन क्या था? अच्छा, हमारी लड़ाई मोदी जी से कब हुई ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्ट्रांग मोदी जी का फॉलोअर रहा हूँ जी, स्ट्रांग। और मैं चौड़े में बोलता हूँ, मैंने दिया तो पहला वोट उन्हीं को दिया था, इसलिए कि मुझे लगा कि इस आदमी में दम है कि 70 साल के कांग्रेस को उखाड़ फेंक सकता है, तो हमारे में भी दम है, हम भी कुछ करेंगे। लेकिन बीमारी कहाँ पे आ जाती है? देखिए, कांग्रेस के राजकाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे राज्यसभा में, पर वो कांग्रेस की सरकार थी। जब मोदी जी आए तो हमें लगा था ना कि परिवर्तन आएगा, देश मांगता है परिवर्तन। लेकिन जब रंजन गोगोई गया ना, तब हद हो गई, तब हद हो गई। जब संजीव भट्ट जेल में गया 2 साल पहले, तब हद हो गई। क्योंकि संजीव भट्ट के लिए जेल की यात्रा हम भी कर चुके, मेरी भी यात्रा है उनकी वजह से, और मुझे गर्व है कि मैं उनकी वजह से डिटेन हुआ हूँ। मुझे गर्व है, आगे आने वाले टाइम में मेरी संपत्ति भी अगर कुर्क हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर मैं संजीव भट्ट का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि संजीव भट्ट जब जेल में गए थे, पूरे 3 दिन तक कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तो सोचिए उस आदमी में कितनी ताकत है कि जिन लोगों को सजाए मौत हुई है, वो कैदी भी आमरण अनशन में बैठ गए थे कि ये आदमी सही है, और वो आज भी जेल में, उनकी तारीखें नहीं पड़ती। डॉक्टर काफिल खान के लिए जब हम लोग लड़ रहे थे, इलाहाबाद में 14 तारीख को डेट था, 14 जून में, तो उन्होंने जबरदस्ती 15 दिन और बढ़ा दिया, और उसको सैनिटाइजेशन में, क्यों कि तारीख ना मिले। आज वही हाल संजीव भट्ट का 5 हफ्ते बाद हर उस आदमी के साथ वही हो रहा है। अखिल गोगोई जेल में, जितने लड़के गायब हुए ना, अकेले यही गायब नहीं हुए, जामिया के दौरान भी बच्चे गायब हैं। अरे सभी तो उपद्रवी नहीं होंगे ना। और हमने तो बोला उपद्रवी कभी किसान नहीं हो सकते, और किसान कभी उपद्रवी होते नहीं। इन लोगों का जो लिस्टिंग है, देखिए, इन्होंने हमारे को हर तरह से तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, बराबर। एक भी सरकारी संस्था, इंस्टीट्यूट आज टॉप 10 इंस्टीट्यूट में नहीं है। आप सोचिए, हमने क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल 500 रुपए में आपको देखेगी, विजिटिंग चार्ज मिनिमम 500 है, और 3 दिन की वैलिडिटी है, चौथे दिन जाओगे तो दीदी 500 रुपए और दीजिए, है ना? ये तय कर रहे हैं ना वो हॉस्पिटल वाला। मोदी जी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? कर रहा है। तो यार किसान अपना रेट तय कर लेगा, किसान अपना रेट तय कर लेगा। मैं गोभी इस रेट बेचूंगा, जिसको खरीदना खरीदो, ना खरीदना ना खरीदो। इसके लिए किसान बिल की हमें क्या जरूरत है? इसके लिए हमें किसान बिल की क्या जरूरत है? जब तुम पेट्रोल का रेट फिक्स कर सकते हो, जो कोई उगाता ही नहीं है, सऊदी अरब से आता है और ईरान से आता है, जो हम पैदा ही नहीं कर रहे हैं, जब उसका रेट तुम तय कर सकते हो, तो जो चीज हम उगाते हैं उसका रेट हम क्यों नहीं तय कर सकते? समझ रहे आप? तो अगर आप यूथ में केवल एक मैसेज भेज देना कि पिछले 6.5 साल में डॉलर 53 था, अब 74 रुपए है, यह है अच्छे दिन। नंबर 1, जिन लोगों ने चूड़ियां भेजी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, आज वो चूड़ियां बननी बंद हो गई। आप फिरोजाबाद जानते हैं ना, वो उद्योग आधा खत्म हो गया है ना। स्मृति ईरानी इसीलिए चूड़ियां नहीं दे पा रही हैं मोदी जी को कि वहाँ ग्लास इंडस्ट्री खस्ताल है। होंडा ने अपने एम्प्लॉइज निकाल दिए। मैं डेटा की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल। BSNL हाशिए पे है, BPCL बिक रहा है, वो आपने बजट में देख ही लिया। और LIC जो इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रही है,
उसको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो? दूसरे वाली चीज़ है। ये इसका मतलब इंडिया ऑन सेल है। एयरपोर्ट इंडिया ऑन सेल है क्या? इंडिया इज ऑन सेल? हाँ कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। आप अडानी है तो बाइट। अगर ये खरीद सकते आज अपन बजट देखते हैं तो वही देखते हैं क्या बेचा क्या बचा, वो तो देखते नहीं क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। और जिस भी आदमी ने बोला कि बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है, मेरा तो एक ही क्वेश्चन था, उस एक में आंसर नहीं दे पाते हो कि भाई किसान को 2 चीज चाहिए, यूरिया और ट्रैक्टर। बराबर, बता दे इस बजट में यूरिया और ट्रैक्टर में कितने का रिबेट मिलेगा किसान को? हम किसान बिल अपना लेते हैं 6.5% कम करते हैं किसान सम्मान निधि। बराबर। और हमें ये बता दीजिए, पिछले साल 13,000 करोड़ रुपए किसानों ने जमा किया था, दिया था सरकार को, वो बोलते हैं ना इंश्योरेंस के नाम पे, और 3,000 करोड़ भी लोगों ने बांटे नहीं है, वहां भी इन्होंने ले लिया। आप इंश्योरेंस कर लीजिए, अगर आपका 1 लाख का गेहूं बर्बाद है तो 1 लाख के प्लस मिलेगा, यानी 1.5 लाख मिलेगा। भूल जाइए, आपने जो 1,300 रुपए दिए वो भी गया। इन्होंने फास्टैग में भी हमें नहीं बख्शा। पेटीएम से 500 रुपए में खरीदते थे फास्टैग, याद होगा आपको, शुरू में 250 का वैल्यू मिलता था, वो 250 कहाँ गया? इतनी जल्दी क्यों थी फास्टैग की भाई? अरे हमें तो आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिलता कि जो आदमी 40 लाख का फॉर्च्यूनर खरीदता है वो 5 लाख का जीएसटी देता है, बराबर, और रोड टैक्स देता होगा 1.5-2 लाख का। तो यार गाड़ी तो रोड पे चलती है ना, हवा में तो चलती नहीं है। तो जब रोड टैक्स दे दिया है तो टोल टैक्स क्यों देते हैं? और ये मुर्तल वाला देख लो सर, 5 साल हो गए इसको टोल। मैं बताता हूँ, अभी मतलब ऑन रिकॉर्ड सबको नहीं पता, अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप्स के लिए फॉर्म निकाले कि भाई पेट्रोल पंप एलोकेट करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट होएगी तो आप लोग अपना अप्लाई करो। 10,000 रुपये उसकी फ़ीस थी, नॉन रिफंडेबल थे। 2 महीने अप्लाई करे, मेरे को नहीं पता वो कब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किसको मिले। अरे राजेश, ये वाला पॉइंट पे वर्क कर, यहाँ ही फायदा होता है। क्योंकि मैंने 20,000 रुपये अपनी जेब से भरे, ना तो कल किसी को यूं पता चला तुमने भी किसको ख्वाब देख ले कि पेट्रोल पंप मिलेगी। क्या करें। असल में आप एक बात आज तक मैं बताता हूँ मैंने ख्वाब क्यों देखे। मिडिल क्लास अच्छे दिन आ रहे थे, अच्छे दिन आ रहे थे, बीटेक एमटेक करके बेरोजगार था, सोचा था 2 रोटी खा लो एक और इंजीनियर। एक जमाना था जब मोहल्ले में जाते थे ना कि इंजीनियर, अरे वो वाला लाल वाला मकान उसका है, और आप अगर इंजीनियर, अरे अरे मैं भी। नहीं अब तो वो है पत्थर उठा के फेंक दे, जिसके लगा वो इंजीनियर है। देखिए, अच्छे दिनों का स्तर समझिएगा आप अच्छे से, अच्छे दिनों का स्तर समझिएगा। लाइन बहुत अच्छा है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन देश का सौभाग्य कितना सुंदर कि हर ठेका सरकारी है। वो तो दिल्ली में है बस। सरकारी तो नहीं, ठेका तो सब सरकारी है, अलॉट तो वही करते हैं। अच्छा, अलॉट वही करते हैं, अलॉट तो सरकारी करते हैं। तो आप समझिएगा कंसेप्ट को कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन देश का परम सौभाग्य कि हर ठेका सरकारी है। और अगर आप दिल्ली आते हो ना अक्षरधाम की तरफ, तो आते ही पहला बोर्ड मिलेगा शिखर, उसके बाद रजनीगंधा, और अगर डीएनडी वाला फ्लाईओवर जाओगे तो केवल रजनीगंधा। और फिर आप लिखते हो तंबाकू खाओ तो मेरी माँ के सोने के कंगन बिके। देखा होगा ना, दाल जल गया। अजय देवगन ठीक है, तंबाकू को केसर कह के बेच रहे हैं, तो इस देश को तो वो होना ही है। कर रहे थे, शिखर वाले ने पैसे डोनेशन देकर भाई साहब आज तक इंडिया में 3 इंडस्ट्री जो कभी डूबी नहीं। एक तो अल्कोहल, टोबैको, और ये गुटखा उटका तो सब तमाम है ही। और वही लोग मिनिस्ट्री में अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है ना, और हमने बोला राष्ट्र धरोहर साबित कर दो, डिक्लेयर कर दो, गौ माता को राष्ट्र धरोहर डिक्लेयर कर दो। सबसे पहले साइन मैं करूंगा, डन। लेकिन पहले ये तो बता दो कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर क्यों है बीफ का? और आपके होश खड़े हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट है ना जी, 1-1 करोड़ रुपए महीने की ट्रेनिंग थी उनकी। क्या करते हैं उनके पिताजी? शायद होटल्स वगैरह का वो है, एक बार गूगल करके देखिएगा, है ना। और टॉप लेवल के जो बीफ के एक्सपोर्टर हैं उनमें आपको हिंदुत्व के बड़े बड़े लोग मिलेंगे। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य, लेकिन लड़ाना है हमको उन्हीं के नाम पे। मैं तो सबसे एक बात जैसे ऐसे पूछना चाहता हूँ, जब मुगल राज कर गए 700 साल वो राज करके गए, जो कि कहते हैं भाई मेरे पिताजी हिंदू थे, आज भी मैं भी हिंदू हूँ, मेरे दादाजी भी हिंदू थे, हम जब मुसलमान नहीं बने तो हम आज कैसे बन जाएंगे इतने आधुनिक? हम तो एक बात बोलते हैं, पुरखों में जो हुआ और पूर्व में जो हुआ उसके बारे में हमने सुना है, देखा नहीं है, पहली बात।
और कल की बातें पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं और नया इतिहास रचते हैं। बिल्कुल। पहली बात, आज आपको मुंह में कोई माइक घुसा के तो नहीं बोलेगा बोल तू कैसा महसूस कर रहा है। आज यूट्यूब है, आज फेसबुक है, रोने ने भी मैं बोला मैं रो रहा हूँ दोस्तों और बहनों आप देखो, बराबर ना। आज मोदी आप देखो ना, टिकैत जी रो गए, बोला घड़ियाली आंसू है यार, घड़ियाली यानी क्रोकोडाइल टीयर्स। अरे यार योगी जी का हम लोग पूरे नहाते हुए देखा है आंसुओं में, वो भी जब वो सांसद थे सदन में, मेरे को माननीय ये लोग मार देंगे, हत्या कर देंगे, तो वो क्या आंसू थे, वेल के आंसू थे क्या, वो शार्क के आंसू थे क्या, मोदी जी नहीं रोए, वो आंसू क्या थे, उनका आंसू हमारा आंसू घड़ियाली। ये थॉट का प्रोसेस है पूरा, लेकिन इसको हराने का एक ही प्रोसेस है, उनकी आईटी की टीम काम करती है दोस्तों। उनका आईटी चले ना तो अभी कल को मेरे खिलाफ 10 मुकदमे दिखा देंगे, ये चोर है सर, उनका ये डकैत है, पहला बात वो यही बोलेंगे, ये घोटालेबाज है, पहला अटैक ही वो यही करेंगे। और इंडिया में इस बात को लोगों को बड़ा मजा आता है जब चटपटी बातें मिलती है। इंडिया को चटपटा चाहिए, हर चीज में टेस्ट चाहिए। हमारे मीडिया वाले भाइयों को भी चाहिए। ट्रोल्स और नहीं, मीडिया वालों को तो हम सुधार रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरे पेज पे देखते हैं बड़े भाई, कल परसों को तो हमने उतार दी जीटीवी और इंडिया टीवी की, लेकिन कल जीटीवी वालों ने खुद बोला हम आपको देखते हैं, मैंने कहा बंद कर दी। और फिर उन्होंने बोला जो आपके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है, हमारी आवाज भी कोई नहीं सुन रहा है, वो भी मैंने पेज पे डाला है। तो पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, ये पहली जीत है हम लोगों की। देखिए जो गोदी मीडिया बना है ना, असली जीत ये नहीं कि गोदी मीडिया को हम भगाएं, मजा तब है जब गोदी मीडिया को भी अपने साथ खड़े करके दिखलाएं। ये हमारी लड़ाई है, मैं तो ये लड़ाई लड़ता हूँ। चेंज हुआ आज तक कभी देखो थोड़ा पलटी मारी है। जो रूबिका जी आई थी यहाँ पे, सब गायब है, टेंट उखड़ गए, तंबू गायब, यहाँ एक किसान नहीं है, नकली किसान। पहली बार आई थी हिम्मत दिखा के, अगले दिन सुबह के बाद आज तक नजर नहीं है, ना टेंट उखड़ा, ना तंबू उखड़े, ना राशन पानी गया, ना लंगर रुका। लंगर कभी रुका है सरदार जी? लंगर रुका है कभी? फिर तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, जब टाइम मिले, कुछ मत कीजिए। मैंने तो अपनी वीडियो में कई बार रिक्वेस्ट किया, जो लोग बंगाल में, अरुणाचल में, सिक्किम में, आप केवल एक लाइन लिख दीजिए, आई सपोर्ट फार्मर्स, नो फार्मर्स नो फूड। चाहे तो तेलुगु में लिख दो, चाहे तमिल में लिख दो, बंगाली में लिख दो, पर आप ये लिखो देश में कैंपेन चलता है। उन्होंने बोला ना प्रोपेगेंडा हम भी चला लेंगे। कंगना में दम है क्या? भाई कंगना जी ने तो एक्टिंग की है ना, ये जो औरतें हैं तो प्रैक्टिकल है, एक्टिंग ही चल रही है उसकी। नाराज होगी वो अमित जी से, वो कहते हैं उनको तो करोड़ों रुपए मिल गए, मेरे को अपने 20 करोड़ दिए थे और तो कंगना भी नाराज हो रही है अब बीजेपी वालों से। नहीं तो अपने हिस्से का शेयर मांगने हम भी चलेंगे। तापसी पन्नू को भी बहुत गलत बोला, माँ बहन की लैंग्वेज में उतर आई है, इतने ज्यादा गिर गए। देखो अरे नहीं, बहन की लैंग्वेज में आगे तो कोई बुराई नहीं है, बहन की जय, नहीं वो गिर बहन गए। को प्यार, सही बात। आपकी माता को प्रणाम। नहीं कुछ ऐसा लगता है हमारे कि पास भाई ऐसे उसने ऐसे लहजे हैं कितने ट्वीट कर दिए ना, हैं। आप एक बात सोचना होगा कि हर बात माँ और बहन पे क्यों आती है, उन्हें बात समझना होगा। मर्द कहाँ पैदा होता है, माता ही तो जन्म देती है, भाई कहाँ वीर होते हैं, और दीदी खड़ी है, हम खड़े हैं ना, किसी की हिम्मत है क्या कि दीदी को देख जाए? बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, चाहे किसी ने किया लैंग्वेज एक है, रिहाना के खिलाफ जो है ना कॉपी पेस्ट है सारी, चाहे किसी भी बॉलीवुड हॉलीवुड जो इन्होंने किया है। नहीं देखिए, रिहाना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको तो और अटेंशन बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो भारतीय किसानों का समर्थन मिल गया, नेट भी चल गया, और किसानों का भी बहुत अच्छा हाल है, उनका समर्थन मिल गया। राज्यपाल जी बोल बैठे हमारी बेटी है जी, क्यों भाई साहब? राज्यपाल जी बोल बैठे भी हमारी बिटिया है, वो हमारे ना वहाँ गांव है पंजाब में एक, वो वहाँ खुद मीडिया वाले वहाँ पहुँच गए, कहीं सच में यहाँ की ना हो। वो रिपब्लिक भारत पे आया हुआ ना कि ये कांग्रेस की नेता है। मतलब सर जो भी है जी, लेकिन आप आज अच्छी फार्म प्रोटेस्ट फार्म जो अपना हैशटैग अच्छी जगह टक्कर आप नंबर वन पे है। देखो हमने शुरू से बोला है इंडिया फर्स्ट, हमने शुरू से बोला भारत सबसे पहले, है ना। हम पूछता है भारत नहीं कहते, हम तो कहते हैं भारत नंबर वन। तो आज किसान का जो हैशटैग चल रहा है वो नंबर वन है, और इसका रिजल्ट भी आपको यही मिलेगा। पर बस मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, जो लोग भी ये किसान नेताओं से करीब है, उनको ये बात समझा दीजिए कि ये क्यों बोलते हो कि सरकार हमसे बात करे। क्या बात करे भाई, 10 बार तो बात कर चुके, बात क्या करनी है? अरे बात करने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे, बिल वापसी घर वापसी। सही बात। अरे हमारी माताएं भाभी सब इंतजार कर रहे हैं बच्चे के, हमारे पिताजी कब आएंगे, सब आके यहाँ कब तक बैठे रहोगे? जो मूछों में थे वो दाढ़ी में आ गए। अच्छा एक चीज़ और जी, एक सजेशन था, कल मैं न्यूज़ पे डिबेट पे देख रहा था, जो तोमर जी हैं अपने मिनिस्टर हैं,
उन्होंने ये कहा था कि काले कानून में काला क्या है अब तक किसान बता नहीं पाए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उसमें बताओ कि काला क्या क्या काला है। नहीं नरेंद्र तोमर जी को वहाँ बैठे बता दिया था, उसको जवाब नहीं पब्लिक डोमेन में डालो। उन्होंने पब्लिक में ये बात डाली है। और हम तो एक बात बोलते हैं, किसान मोर्चा में ना डल्लेबाल की जो डिबेट करते हैं क्रॉस में डालो कि भाई ये काला है, तो तुम बोलते हो कि बताओ, हमें कुछ नहीं 2 बता अक्टूबर पाए। का डेट दिया गया, क्यों दिया गया? क्यों दिया गया 2 अक्टूबर? कोई मैंडेटरी है कि बापूजी के जन्मदिन तक सब यहाँ बैठे रहेंगे? घरों में काम नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, खेतों का काम नहीं देखना। पहली बात, केवल एक बात है, हम क्यों किसी को बोले कि 2 अक्टूबर तक? बोलना गलत है, समय मत दीजिए। और ये भी मत बोलिए कि हमसे बात करो। क्यों बोले भाई? अरे बात तो कर चुके, बात करनी नहीं है। हमने तो बिल वापसी करनी है या बात करनी है? आप बताइए, बात करनी है क्या? नहीं, बात किसी की बात अगर आप बात करोगे ना तो संशोधन करने के लिए मजबूर हो गए आप। और एक बात ध्यान रखिएगा, बुरे आदमी की भी 10 बात सुनोगे ना तो 2 बातें कान में परमानेंट रह जाती है और 1 बात दिमाग और आधी बात दिल में रह जाती है। 11 वार्ता हुई है, 10 बार में तो यही समझाया भी कानून अच्छे हैं। 11वीं बार में प्रपोजल दिए, 11 वार्ता में पहली बार 11वीं वार्ता पे प्रपोजल दिए 1.5 साल की। उससे पहले कानून अच्छे हैं, कानून अच्छे हैं। हमने तो एक बात बोला, आप तारीखें दीजिए ही मत, आप बोलिए मत ना कि हमें वार्ता करनी है। क्यों वार्ता करें भाई? जिसको वार्ता करना हो ना लंगर खाओ। और मैंने कल बुलाएं तो चले जाएंगे। अगर वो ब्रेड बुलाते पकौड़ा, हैं चाय, खीर खाई। सिंह साहब, आप लोग जो लंगर करवा रहे हो, कितने लोगों का, भूखे लोगों का पेट भर रहा है जी? मजाक है क्या? आपको क्या पता कितने जरूरतमंद लोग भी आके खा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि यार 2 दिन की झाड़ी छोड़ेंगे पर यहाँ अपना समय देंगे। ये लोग कुछ हैं, जब ट्रैक्टर में देख रहे हैं बहती हुई नाली में गंदी पानी देख रहे हैं, लोगों को महसूस हो रहा है। पहले अपने हमारे बहुरूपी होते थे, आपके भी होते थे ना, कभी कोई पेज बना लिया, कभी उधर भी होते होंगे। हाँ, गोविंदा की तरह, जो राजा बाबू के एक पिक्चर में कभी पायलट जैसे मोदी जी बोलता मैं चाय वाला था, अब अचानक से ये ना कह दे कि मैं किसान बन जाऊंगा। हाँ, वो ही मैं कह रहा हूँ। मीडिया वाले भाई के पास गए, भाइयों और बहनों मेरा बहुत मन था मैं इसमें आऊँ मीडिया। अरे हमें डाउट है। फौजी पे गए, फौजियों के पास, हमारे आर्मी वालों के पास, भाइयों मेरा बहुत मन था। नहीं, उनका एक अटैक बहुत अच्छा है, आप समझिए। हर साल दीपावली के दिन वो आर्मी वालों के साथ होता है कि मैं आर्मी वालों का मनोबल बढ़ाता हूँ। अरे मोदी जी, आप एक दिन के लिए भी मत जाइए, आप बस सेंट्रल फोर्सेस का पेंशन दे दीजिए ना, हम मन में उतार लेंगे। हम कभी भी आपको तकत से नहीं उतारेंगे। जीवन भर के लिए आप परमानेंट पीएम, जब तक आप जीवित आप पीएम। के अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति होते हैं, तो सीडीएस किस लिए बिठा रही है? उन्होंने अपने अंडर लेने के तभी जाते हैं। बिल्कुल। अरे सर, राष्ट्रपति महोदय, देखिए मैं एक बात बताऊं, राष्ट्रपति महोदय तो हमारे भारत के सबसे सर्वोच्च स्थान पे बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि 200 लोगों के मृत्यु पे भी उनकी टिप्पणी नहीं आई। हम उनको आज लगा नहीं। देखिए, अगर देखिए आपको समझ में आएगा ये, आजकल राष्ट्रपति का जो भी पद रेस है ना, वो भी पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट करके करते हैं। मैं तो प्रणब मुखर्जी को हेड्स ऑफ करता हूँ, आज हमारे बीच नहीं है। आते साथ कितने ही आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ाया, और आते साथ एक बार बोला मोदी सरकार को कि यहाँ आप गलत है। देखिए, वक्त उस आदमी के लिए दिया जाना चाहिए जो सही को सही और गलत को गलत कहे, चाहे वो मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे एक्सट्रासाइड कोई भी। देखिए, कोई भी सरकार, आज देखिए दिल्ली में शिक्षा का स्तर सबसे ऊपर गया गवर्नमेंट स्कूलों का। ट्रंप साहब आ गए यहाँ पे, तो कैबिनेट मिनिस्टर ने दिल्ली के ही लोगों को मिलने नहीं दिया। दिल्ली के स्कूल में बीजेपी के लोग आके मिले, हम ट्रंप के परिवार से। क्यों भाई जिन स्कूलों को ऊपर तक ले गए उनकी सरकार ने, ये तो उनका अधिकार था ना जी। आज उन्होंने केरल को बोला जाहिल, अनपढ़। वो भूल गए कि केरल साक्षरता में, सॉरी दीदी, नंबर 1, आई एम सॉरी, पहला। दूसरा, कोरोना वायरस को टैकल करने में नंबर 1 केरला था। सबसे ज्यादा लोग सऊदी में, जिनको आप बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रहते हैं, ये लोग बोलते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा लोग केरल में, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके भारत में लाते हैं। सबसे ज्यादा नर्सेस भारत में जितने बहनें माता हैं वो केरला के हैं, और हम उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। आप देखिए, बंगाल में एक तूफान आया था अम्फान, 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा नुकसान। मोदी जी ने 1,000 करोड़ का डिक्लेयर किया, वो भी पूरा नहीं दिया। दिल्ली में तमाम जगह बोर्डों में लिखा है केजरीवाल 24,000 करोड़ हमारे दो। भाजपा सवाल कर रहा है, बंगाल का 53,000 करोड़ बाकी है केंद्र की सरकार पे। 53,000। कोई भी राज्य डेवलप कैसे करेगा जब आप उसका फंड ही उसे नहीं दोगे? जीएसटी लेके पैसे तो लेके चले जा रहे हो। ये हाल तमाम उन राज्यों का है जहाँ भाजपा नहीं है। नहीं, हरियाणा को मतलब सर सेंटर से हटानी पड़ेगी या स्टेट में लेकर आनी पड़ेगी? मेरी बात सुनिए, हम एक बात बोलते हैं, हमारा तो एक लक्ष्य अलग था। एक दिन हमने नेताओं को ऑफर दिया था ये बात कि आप लोग यहाँ तो मंच बना के बैठे हैं, चलाइए यहाँ से। जो लोग अपने अपने क्षेत्र में
मैं नोएडा में मैं तो घेरता हूँ। मैंने कहा आप अपने लोगों से केवल इतना कह दें, जो आपका स्थानीय विधायक है ना, उस विधायक के पास ज़्यादा नहीं 20,000 लोग इकट्ठा होकर उनके घर के सामने फूल लेके खड़े हो जाए, विधायक जी जरा बाहर आइए, हमने आपको वोट दिया है, विधायक जी हमारे बुजुर्ग हैं, ये सिरसा साहब नहीं जानते कि किसान बिल अच्छा है, जरा के समझा दीजिए और ये बता दीजिए कि आप बिल के समर्थन में या विरुद्ध है। अगर समर्थन में है तो दोबारा वोट मांगने आना मत, और अगर खिलाफ है रिजाइन दीजिए, अगली बार भी एमएलए आप ही को बनाएंगे। लड़ने का भी तरीका है, केवल गाजीपुर और केवल सिंगू से ही लड़ाई अगर लड़े तो नहीं जीत हासिल है। हर एक विधायक को घेरना होगा सांकेतिक तरीके पे, संवैधानिक तौर पे। लेकिन बीमारी क्या है कि जहां भी जाए हर गुट में गुटबाजी बहुत है। नाम नहीं लूंगा, किसी का पिता बहुत बड़ा किसान नेता था, वो बेटा भी अध्यक्ष है, उसका भाई भी अध्यक्ष है। ये कैसे संस्था है भाई? है ताऊ देवीलाल जननी माने जाते थे किसान नेता का हरियाणा में, उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे चौधरी अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत चौटाला सरकार में। तो चौटाला साहब को ये मैसेज वीडियो में भिजवा दीजिएगा एक बार। मैं अजय भाई साहब का बहुत अच्छा मित्र रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए। 2010 में पहली बार फरीदाबाद में कभी भी इनलो नहीं रही, हम लेके आए थे अजय भाई साहब को। मेरा दोस्त था विकास चौधरी, जिसका मर्डर हुआ लास्ट ईयर, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरा जिगरी दोस्त था बचपन का, एक साथ पढ़े हम, इंजीनियर था वो भी, विकास चौधरी, और गोलियों से भून दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कोई कौशल नाम का गैंगस्टर था, लेकिन हम लोगों की मेहनत देखिए, हम लोगों का सोशल मीडिया का कैंपेन देखिए, दुबई से लाके पकड़ाया गया, ये हम लोगों का कैंपेन था। विकास के लिए समर्पण से हम लोग छोड़ा नहीं, 1 महीने के अंदर ले आए। अगर यूथ चाहे तो क्या नहीं हो सकता, हरियाणा पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पर कहाँ है दुष्यंत चौटाला जी? कहाँ है दुष्यंत चौटाला जी? पहले उसके भाई ने बयान दे दिया, बिटकैश से बढ़िया है, गुलाम नबी को अंदर करो जी, मतलब भाईचारा फिर बिगाड़ने के लिए। नहीं आप ये सोचिए ना, आपके परदादा जी, उसको अंदर करो। नहीं आप अपने परदादा जी का रोटी खा रहे हैं दुष्यंत जी, आप अपने परदादा का रोटी खा रहे हो दुष्यंत चौटाला साहब, आपने कुछ नहीं करा, हमने आपको सपोर्ट करा, चौड़े में कहते हैं। और आप में अगर जरा सी भी भावना होती ना किसानों के लिए, एक बार आप रिजाइन कर दो, कसम से हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री आपको बना दो। बिल्कुल सर। अरे यार पद का लालच छोड़ो ना, आओ ना सड़क पे। तो हमारी जो लड़ाई है ना भाई साहब, हर उस संगठन से भी लड़ाई है जहाँ परिवार पहले और बिजनेस और देश बाद में, ये नहीं चलेगा। ये बिजनेस बना लिया ना पॉलिटिक्स को भी। चलिए फिर मुलाकातें करेंगे आप लोग।